हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स। और आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले मैं आपको उसके बारे में कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो पढ़ेंगे वो है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में। क्लियर है? तो उसका कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट भी दे दूं, दैट इज पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। वैसे तो इसका ताल्लुक नहीं है आज के लेक्चर से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में इसका काम आएगा, लेकिन मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी ही दे रहा हूं। बात करते हैं सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन। कौन से फंक्शंस को आप लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे, ये पता होना चाहिए। तो भाई देखिए स्टूडेंट, एन एक्सप्लिसिट फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, आपको पता ना डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, दैट इज वाई, कैन बी रिटन एक्सप्लिसिटली ओनली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? एक्स। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू fx। इन्होंने बहुत आसान सी बात की। वो बहुत आसान सी बात क्या है? ऐसे फंक्शंस जिनको आप y के लिए अरेंज करके, सिंपल टर्म में बता रहा हूं, y के लिए अरेंज करके लिख सकते हो, ऐसे फंक्शंस को आप कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैंने आपसे पूछा क्या ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपने इसको y के लिए अरेंज करके लिख दिया, यहां कोई भी नहीं है साइड पर, सिर्फ y है, तो y की टर्म्स में आपने लिख दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो फिर आप इस फंक्शन को कह सकते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इजी सी बात है। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू 2x प्लस का 1, ये जितने भी फंक्शन है जिसको आप y की टर्म में लिख सकते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शंस। क्लियर हुई बात? अब बात करें इम्प्लिसिट की, तो आप समझ गए होंगे, जिन्हें हम y के लिए अरेंज करके नहीं लिख सकते ना, ऐसे फंक्शंस को आप कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो क्या है? अ फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया? मैंने लिया एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मान लिया मैंने। क्लियर? क्या आप इसको y के लिए अरेंज करके लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां x और y दोनों मिक्स्ड है, तो जिस वजह से इसको इंडिपेंडेंटली लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है? तो फिर हम इस फंक्शन को किसकी कैटेगरी में डालेंगे? आप कहेंगे सर ये जो फंक्शन है ना, ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ में आ गई कहानी? और अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो करने जा रहे हैं ना, उसमें हमें यही बताना होगा कि कौन सा फंक्शन इम्प्लिसिट है और कौन सा फंक्शन एक्सप्लिसिट है। तो इजीली आप बता सकते हैं कि एक्सप्लिसिट क्या होगा और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा। पैरामीट्रिक की बात करें तो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, ये क्या होती है? फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली बाय एक्सप्रेसिंग द बोथ डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं क्या? y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम कहते हैं x, एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर सच एज t। नाउ इट इज क्लियर। यहां पर हमने क्या पढ़ा कि हम एक फंक्शन को दो फंक्शंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो फंक्शंस में, जिसको हम एक पैरामीटर सजेस्ट करेंगे दैट इज t। अब वो t भी हो सकता है पैरामीटर, वो थीटा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लिया कि हमने क्या किया, ये हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसको पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू कॉस टी और y इज इक्वल टू साइन टी। नाउ इट इज क्लियर। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं।
ना आपको समझ में आ रही होगी इंशाल्लाह सारी बातें। तो अब आगे बढ़ते। सो यहाँ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से फर्क कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो जो ग्राफ आपके सामने है, क्या वो फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ है, क्या वो इक्वेशन का ग्राफ है। क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि हमारे पास, आपको पहचानना हो, ये आपके सामने दो ग्राफ है और मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ फंक्शन का है और कौन सा ग्राफ इक्वेशन का है, तो क्या आप बता सकते हैं? तो उसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आपको अपने जहन में रखना है वर्टिकल लाइन टेस्ट को। हम वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ फंक्शन का होगा और कौन सा ग्राफ इक्वेशन का होगा। अब अगर आप इस ग्राफ पर गौर करें तो अगर हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं, सपोज करें मैं कहीं भी एक वर्टिकल लाइन बनाया, तो ये मैंने क्या बना दी, वर्टिकल लाइन। अब इस वर्टिकल लाइन पे मुझे ये देखना है कि इस ग्राफ के कितने पॉइंट इस वर्टिकल लाइन पे आ रहे हैं। तो अगर आप इस ग्राफ पे अगर देखें तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जो इस वर्टिकल लाइन को टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्टिकल लाइन जो होगी वो सिर्फ ग्राफ के एक ही पॉइंट को टच करेगी, तो इसका मतलब वो ग्राफ होगा फंक्शन का। तो यही बात लिखी है, इफ द वर्टिकल लाइन टचेस द ग्राफ ओनली वन पॉइंट p, सो दैट इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो फिर वो क्या होगा, ग्राफ होगा किसका, फंक्शन का। इसी का उलट अगर वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट को टच करती है, इसका मतलब वो ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा, वो ग्राफ असल में होगा इक्वेशन का। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पे कहीं भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद चेक करिएगा कि वो जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है वो कितने ग्राफ के पॉइंट को टच कर रही है। तो 1 2 3 4, तो यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो यहां पे 4 पॉइंट को ये वर्टिकल लाइन टच कर रही है, जिस वजह से हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ना, ये फंक्शन का नहीं हो सकता, ये फंक्शन का नहीं है, किसका होगा, ये असल में है इक्वेशन का ग्राफ। तो इस तरीके से मैंने यहां लिखा कि इफ द वर्टिकल लाइन टचेस द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट, तो दैट इज द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन। तो फिर वो ग्राफ क्या होगा, एक इक्वेशन का होगा। तो फर्क समझ में आ गया कि इक्वेशन को ग्राफ को और फंक्शन के ग्राफ को किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से आप इसे पहचान सकते हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को इजीली कर सकते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स, अब वक्त आ गया कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को इजीली कर दें। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ बताना है। क्या बताना है कि वेदर द y इज इम्प्लिसिट, y क्या है, इम्प्लिसिट है, या y क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, दैट इज x। तो अब हमें 6 पार्ट्स में से सिर्फ यही बताना है कि किस में y इम्प्लिसिट है और किस में y एक्सप्लिसिट है। y के एक्सप्लिसिट होने का मतलब क्या है कि हम उस फंक्शन को y के लिए अरेंज कर सकते हैं, और इम्प्लिसिट होने का मतलब क्या है, उसे हम अरेंज नहीं कर सकते। तो भाई देखें स्टूडेंट, सबसे पहले में अगर आप देखें तो यहां y है और यहां y स्क्वायर है, तो जिस वजह से इसको हम लोग y के लिए अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो जिस वजह से यहां पर ये y के लिए अरेंज नहीं हो सकता, तो यहां y क्या है, तो y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्लियर हुई? अब इसकी बात करते हैं। यहां तो साफ ही नजर आ रहा है कि ये y की ही अरेंजमेंट में लिखा हुआ है, y की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहां पर ये क्या है, y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, y। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखें तो यहां पे y है, यहां y स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी y की फॉर्म में अरेंज नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो इसका मतलब यहां भी ये जो y है ना, ये y क्या होगा, y इज, तो y क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट क्यों है, क्योंकि इसको हम y के लिए अरेंज नहीं कर सकते। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें स्टूडेंट्स, यहां पे इसको अगर आप देखें, y वाली टर्म को अलग करते हैं, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, दोनों में से y कॉमन निकलेगा तो y फिर भी बच जाएगा, है ना। तो जिस वजह से इसको भी y की फॉर्म में अरेंज नहीं किया जा सकता, कोशिश करके भी देखिएगा नहीं होगा।
तो इसका मतलब ये भी क्या है, यहाँ पे y क्या है, इम्प्लिसिट, y इज। आगे बढ़ते हैं, इसमें तो साफ पता चल रहा है ये तो y के लिए अरेंज हुआ हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे y क्या है, y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया भाई। आगे देखें, यहां पर अगर देखें तो ये y यहां डिवाइड पे, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर भी y के लिए आप इसको अरेंज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यहां पे ये y भी क्या है, ये y क्या है, इम्प्लिसिट है। y क्या है यहां पर, y इज इम्प्लिसिट। तो यहां जाके हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। बहुत इजी था, सिर्फ हमें यही बताना था कि y इम्प्लिसिट होगा या y एक्सप्लिसिट होगा। y अगर अरेंज हो सकता है, अकेले हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सप्लिसिट y है, और अगर y के लिए अरेंज नहीं कर पा रहे तो वो y इम्प्लिसिट होगा। नाउ इट इज क्लियर, इंशाल्लाह आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें सिर्फ हमें क्या करना होगा, ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। तो ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं तो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये आपके सामने पहला फंक्शन है और हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ग्राफ किसी भी फंक्शन का ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, बहुत इजी काम है। अब वो कैसे, तो वो आप देखें स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e की पावर 3x। यहां तक की बात क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे f(x) की सूरत में दिया हुआ है तो हम क्या कर लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू e की पावर 3x। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू दिख रही है, आपको क्या करनी है, इस फंक्शन में कुछ x की वैल्यूज इनपुट करनी है, और उसको इनपुट करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेंगे वो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, आप x की वैल्यू डालेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर अगर आप देखें तो मैंने एक टेबल आपके सामने बनाया हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पे x रखा हुआ है और यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू -2 पुट की, कहां पर, इस फंक्शन में। तो x की जगह -2 पुट करेंगे तो 3 to the 6, तो ये e की पावर -6 हो जाएगा। कैलकुलेटर के जरिए e की पावर -6 की वैल्यू निकालेंगे तो वो ये आएगी। क्लियर। उसके बाद मैंने क्या किया, x की वैल्यू -1 पुट की, तो यहां क्या आ जाएगा, -1, तो 3 मल्टीप्लाई -1 -3, तो e की पावर -3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो ये आएगी। उसके बाद यहाँ पे आप 0, तो x की जगह क्या आएगा 0, और 3 0 का क्या होगा 0, e की पावर 0 बराबर होता है किसके, 1 के। इसी तरीके से x की जगह क्या आएगा +1, तो 3 1 3, तो e की पावर 3 क्या आ जाएगी 20.08। 2 पुट करेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, और e की पावर +6 बराबर होता है 403.32 के। तो ये हमने x की वैल्यूज इनपुट करी कुछ, और उसके नतीजे में हमें y की कुछ वैल्यूज मिली। इतना काम हो गया। अब इन वैल्यूज को हमें ग्राफ पे क्या करना होगा, प्लॉट करना होगा। अब ग्राफ पे प्लॉटिंग कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। अगर आप ग्राफ पेपर देखें तो ग्राफ पेपर में आपको ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे क्या होता है कुछ स्मॉल बॉक्सेस होते हैं बहुत सारे, है ना, और उसके अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, है ना, ऐसे ही है। तो जो सबसे ज्यादा ग्राफ के अंदर सबसे स्मॉल जो बॉक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केल। तो वाई स्केल भी होता है और एक्स स्केल भी होता है ना, तो आपको एक्स की वैल्यू भी बतानी होती है और वाई की स्क्वायर। तो ऑन एक्स एक्सिस बताना होता है स्केल कितना है, ऑन वाई एक्सिस बताना होता है स्केल कितना है ना। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यहां से लेके आपने सपोज कर लिया यहां तक क्या बोल दिया 1, क्या बोलते हैं 10, तो हर एक, अगर आपने एक बॉक्स को लिया था तो ये 5 हो गए, और ये वाले बॉक्सेस को लिया तो ये भी 5 हो गए। तो इसका मतलब हर एक बॉक्स का स्केल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्केल असल में सबसे छोटा जो स्क्वायर बनता है उसका डिस्टेंस देखा जाता है, वो कितना है, एक्स एक्सिस में कितना है और वाई एक्सिस में कितना है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। क्लियर। तो स्केल जो है ना एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस जरूरी नहीं बराबर हो, लेकिन आप बताएंगे कि कितना फासला आपने रखा है, स्मॉल बॉक्स की वैल्यू कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको सही से प्लॉटिंग करनी है, गड़बड़ मत करिएगा। गड़बड़ ये क्या कि आपने क्या किया, 0 और 1, 0 और 1 के दरमियान अगर आपने 2 बॉक्स छोड़े थे, एक बॉक्स 2 बॉक्स, तो 0 और 1 के दरमियान 10 लाइनें आई होगी। फिर कितनी लाइनें आई होगी, 10 लाइनें ग्राफ में। 10 लाइनें आई है तो आप 1 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक लाइन कितने की हो जाएगी, 0.1 की हो जाएगी। तो इसका मतलब
एक्स एक्सिस का जो स्केल होगा वो होगा 0.1। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने ये किया कि एक स्मॉल बॉक्स आपने ले लिया क्या 1, तो फिर इसके दरमियान कितनी लाइन होगी 5, तो 1 डिवाइड बाय 5 0.2, तो इसका मतलब हर एक स्मॉल बॉक्स कितने फासले पर होगा 0.2, तो एक्स एक्सिस की स्केलिंग कितनी हो जाएगी 0.2। नाउ इट इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ पे गड़बड़ करेंगे तो ग्राफ सही नहीं बनेगा। क्लियर हो गई बात। चले अब वाई एक्सिस की बात कर रहे हो स्टूडेंट, वाई एक्सिस में भी आपको क्या करना है, हर एक स्मॉल बॉक्स का जो फासला है वो बराबर बराबर रखना होगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको अगर आपने 0.025 की वैल्यू आपने रखी है तो अगली भी 0.052 के डिस्टेंस के बाद आएगी, उससे अगली भी 0.025 के डिस्टेंस, इससे अगली भी 0.025 के डिस्टेंस पे आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही गड़बड़ करके बैठे आप लोग। क्लियर है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चले भाई ये हो गई। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, यहां पे करने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले देख लें मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट करी थी एक्स की। आपको एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पर रखनी है, वाई की वैल्यू वाई एक्सिस पर रखनी है, इतनी बात भी पता होगी। अब एक्स की हमने क्या किया, वैल्यू पुट करी -1 -2 -1 0 1 2। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, -2 नेगेटिव में ये आ गई, और यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 2, सबसे छोटी यहाँ पर -2 है, सबसे बड़ी पॉजिटिव में देखें तो 2 है। क्लियर, प्लॉट कर दिया। अब y -2 पे पुट करने के बाद हमारे को y की क्या वैल्यू मिली 0.00247। यहां में एक बेहतरीन ग्राफ नहीं बना सकता, आपको सबको पता है ये ग्राफ तो है नहीं, ग्राफ पेपर पे सबसे बेहतरीन ग्राफ बनता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी तस्वीर दिखा दूं ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें ग्राफ बनाते वक्त। तो अभी तो देखें, अभी तो ऐसे गुजारा करना पड़ेगा। -2 से देखेंगे तो क्या मिल रहा है 0.027, तो -2 का क्या आ रहा है 0.027, तो ये आ गया हमारा पॉइंट। सही है, 247 है तो 5 तक ही रख लिया लगभग। उसके बाद -1 पुट करेंगे तो क्या आएगी 0.0497, तो -1 पुट करेंगे तो क्या आएगी 0.097। उसके बाद 0 पुट करेंगे तो 1, तो 0 पे क्या आ जाएगी 1। उसके बाद 1 के बाद क्या आएगी 20.08, 1 पे क्या आएगी 20.08। सही है, उस तरीके से बहुत ऊपर जाएगा ये तो। अब ये आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है, समझे, कोई इस तरीके का ट्रेंड मिलेगा। परफेक्ट ग्राफ इसलिए नहीं बन पा रहा, आपको मैंने बताया वैल्यूज डिस्टेंस बराबर ना होने की वजह से। आपको लग रहा होगा ये लीनियर है, ये लीनियर विलियर नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कितना डिफर आ रहा है वैल्यू में। लीनियर ग्राफ नहीं आएगा, कैसा ग्राफ आएगा तो वो आपके सामने आ रहा होगा, इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। ये तो मैंने वैल्यूज बहुत कम डिस्टेंस पर रखी जिस वजह से आपको लग रहा हो कि लीनियर आ रहा है, लेकिन लीनियर ग्राफ नहीं आएगा। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसा ही ग्राफ आपको भी मिलना चाहिए, और मैं आपको इसकी पिक्चर भी शो करवा देता हूं कि आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ऐसे ऐसे आपको बनाना होगा। दिख गया, क्लियर है, सारी परेशानी दूर हो गई। चलिए तो इंशाल्लाह आप समझ चुके हैं कि ग्राफ को कैसे बनाना है। ग्राफ को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जितनी ज्यादा वैल्यूज रखते जाएंगे उतना ही अच्छा और उतना ही प्यारा ग्राफ आप लोगों का बनेगा। यहाँ तो मैंने वैल्यूज कम रखी है, आप चाहें तो -3 भी ऐड कर दें, यहाँ -3 करेंगे तो वहां +3 करेंगे तो और ज्यादा वैल्यूज होंगी तो ज्यादा एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई, इसे नोट करें। उसके बाद इसके 4 पार्ट है शायद, तो अब दूसरा पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों को सामने अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि fx इज इक्वल टू 3 log बेस 10x, जिसको हम कॉमन लोगरिथम भी कहते हैं इसको। क्लियर, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है स्टूडेंट। तो वैसे मैंने आपको बताया बहुत इजी काम है, सबसे पहले आपको करना है सॉल्यूशन लिखना है। लेट y इज इक्वल टू 3 log बेस 10x लिख दिया। टेबल बनाना है x और y, x हमारे पास जो वैल्यूज होगी हम इनपुट करेंगे और y जो इनपुट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा, और y क्या है दैट इज 3 log बेस 10x। अब हम log की हमें पता है डोमेन, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले वाले लेक्चर में जब मैं लोगरिथम पढ़ा रहा था, कि जो log होता है जिसकी उसकी जो डोमेन होती है वो होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप log के अंदर इंटर नहीं करते, और 0 को तो न्यूट्रल होता है इसलिए हम काउंट नहीं करेंगे, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने x की जगह 1 पुट किया, तो यहाँ जब 1 पुट करेंगे उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास log जो 1 होता है ना, log बेस 10 1 वो 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 0।
उसके बाद आप निकालेंगे x की जगह 2 रखेंगे तो log बेस 2 tan 2 की वैल्यू निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद 3 आप log बेस 10 3 की वैल्यू निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और 3 रखेंगे और 4 रखेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 4 वैल्यूज रखने के बाद ये वैल्यूज मिलेगी। अब आए इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। जब हमने 1 पुट किया था तो हमें क्या मिला 0, तो 1 पे हमें क्या मिला 0, तो यहाँ पर एक पॉइंट तो यहीं पर ही आ गया, एक पॉइंट तो यहीं पर आ गया। 2 पुट करने के ऊपर हमें मिला 0.903, 2 के ऊपर क्या मिला 0.903, तो इसका मतलब यही कहीं आ रहा होगा, 1 से थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ कहीं आ रहा होगा। क्लियर। चलें, उसके बाद 3 पुट किया तो हमें क्या मिला 1.4313, 3 पुट किया तो हमें क्या मिला 1.5 से थोड़ा सा नीचे आएगा, 1.5 से थोड़ा सा क्या आएगा, नीचे आएगा। चलें, उसके बाद 4 पुट किया तो 1.806, तो 2 से नीचे आएगा, ये 2 से क्या आएगा, नीचे आएगा, लगभग यही आएगा, सही आ गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये हमारे को कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। समझ रहे हो स्टूडेंट। तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा इस फंक्शन के लिए जो हमें दिया गया था, और ये चलता ही रहेगा। तो ये हमने कर लिया स्टूडेंट, ग्राफ बना लिया। जो इन्होंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में ग्राफ बनाना है, तो हमने इस फंक्शन का ग्राफ भी बना लिया। अब 2 फंक्शंस रह गए, उनका भी ग्राफ बना के आज की वीडियो एंड करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो यहाँ देखें, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास y इज इक्वल टू √36 माइनस का x²। अब हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ डायरेक्टली हमें y की ही सूरत में दिया हुआ है। अब यहाँ पे x की वैल्यूज इनपुट करेंगे और y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने x की वैल्यू -2 पुट करी इसके अंदर, तो -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4, +4 36 माइनस का +4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 32। तो यहाँ पे आपके सामने वैल्यूज आएंगी, -1 पुट करेंगे तो ये आएगी, 0 पुट करेंगे तो ये आएगी, 1 पुट करेंगे तो ये आएगी, और 2 पुट करेंगे तो ये आएगी। ये आप देख लीजिएगा। अब ये सारी वैल्यूज आने के बाद आपको ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज को सिर्फ मार्क करना है। -2 के ऊपर हमारे को वैल्यू क्या मिली 5.65, तो -2 के ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी 5.65, तो मतलब यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, तो ये पॉइंट हमारा आ गया 5.65। इसके बाद -1 के ऊपर 5.91, तो -1 के ऊपर 5.91, तो यहाँ कहीं आपको वैल्यू मिल रही होगी, यहाँ कहीं क्या होगी, वैल्यू आपको मिल रही होगी। उसके बाद 0 पे क्या आएगा 6, तो 0 पे क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा, तो यहाँ आपके पास वैल्यू आएगी। उसके बाद 1 पे 5.91, तो 1 पे वापस क्या आ जाएगा 5.91 आ जाएगा। उसके बाद 2 पे क्या आएगा, 2 पे हमारे पास आएगा 5.65 आ जाएगा। क्लियर है। तो यह आपको जोड़ देंगे, तो उसको जोड़ने के ऊपर आपको मिलेगा एक कर्व। क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा इस तरीके से। तो ये जो कर्व है यही इस फंक्शन का क्या है, ग्राफ, और ज्यादा वैल्यूज पुट करेंगे तो इधर भी आ जाएगा और उधर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनाना है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को होनी चाहिए। बहुत इजी से ग्राफ से, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यूज ही पुट करनी है और इसके बाद सिर्फ आसानी से प्लॉट कर देंगे। जितना कम गैप रखेंगे ग्राफ में उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। तो यही मैं आपको कहूंगा, ग्राफ पेपर नहीं है मतलब मैं आपको बेहतरीन ग्राफ बना के दिखाता हूँ। क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं, आखिरी पार्ट रह गया, उसको फटाफट करवा देता हूँ उसकी वीडियो, और वीडियो को एंड करते हैं उसके। सो यहाँ स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है, तो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x² डिवाइड बाई 16 प्लस का y² डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब आप इसको क्या करेंगे, y के लिए अरेंज करेंगे। तो जब y के लिए अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ ये डिवाइड में है, वहां जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 माइनस का 25 x² डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 16 हो जाएगा 400, 400 माइनस का 25 x² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 16 का जब रूट निकालेंगे तो क्या होगा 4। तो इस तरीके से आपके पास y की वैल्यू निकल के आ गई। अब आप x की वैल्यू डालेंगे तो आपको y की वैल्यूज मिलेंगी। सो अब -2 रखेंगे इसके अंदर तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, -1 रखेंगे तो ये वैल्यू, 0 रखेंगे तो ये वैल्यू, 1 रखेंगे तो ये वैल्यू, 2 रखेंगे तो ये वैल्यू। अब आए इसे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर
-2 के ऊपर आपको वैल्यू मिलेगी 4.330। तो यहाँ पर -1 के ऊपर मिलेगी 4.330। तो लगभग वैल्यू कहाँ आ रही होगी, यहीं पर आनी चाहिए, तो यहाँ आ रही होगी। क्लियर। 1 सॉरी मैंने -1 पे लगा दिया, -2 पे क्या आ रही 4.330, तो लगभग ये यहाँ पर आ रही होगी। क्लियर। -1 के ऊपर 4.84, तो 4.84 यहाँ कहीं आ रही होगी, 4.84 तो यहाँ लगा देता हूँ। चलें, उसके बाद 0 पे क्या आ रही है 5, और उसके बाद 4.84 1 पर, तो ये यहीं कहीं आएगी, और 2 पे क्या आ जाएगी 4.330, तो ये यहीं कहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिलेगा स्टूडेंट्स, इसको मिलाने के पॉइंट मिलाने पर आपको एक ग्राफ मिलेगा इस तरीके का। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको कोई ग्राफ मिलेगा, और आपको अगर देखना है करेक्ट ग्राफ बिल्कुल, तो वो आपके सामने आ रहा होगा। इस तरीके से आपको प्रॉपर ग्राफ मिलना चाहिए। क्लियर है। तो असल ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ पेपर में बनेगा। ये तो मैं आपको रफ करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ, तो इसलिए करेक्ट नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो स्केलिंग में कर रहा हूँ ना, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, आपके सामने ही है। स्केलिंग परफेक्ट होगी तो ग्राफ भी क्या आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये वैल्यूज में कोई मसला नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है। ग्राफ पेपर होगा तो बेहतरीन ग्राफ बनेगा। क्लियर है। सो आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।